तो बताओ आइस क्या करेगी उसका वॉल्यूम कम हो जाए? एक्सपैंड। आइस क्या करे कि उसका वॉल्यूम कम हो जाए? पिघल जाए, बस और क्या कर सकती है वो? तो वही वॉल्यूम एक्सपैंड ही होगा। पिघलने से वॉल्यूम कम हो रहा है, एक्सपेंशन कहाँ हुई? बर्फ कितनी सी जगह गिरती है और पानी इतनी जगह गिर जाता है। वॉल्यूम ऐसे नहीं होता, वॉल्यूम तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। बर्फ इतनी जगह तो ऊंचाई नहीं होती उसकी, वॉल्यूम तो कम ही होता है उसका। अभी तक कह रहे हो केज लाइक स्ट्रक्चर इज नॉट डिस्टॉर्टेड। तो फिर जब वो पानी बनेगा तो फिर उसका वॉल्यूम सेम वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर मान लो 10 लीटर आइस को आप पिघला दो तो पानी जो है वो 9.99 लीटर ही बनेगा, 10 लीटर नहीं बनेगा। ठीक है। हनीबा, नाउ वी हैव हाई प्रेशर लेस वॉल्यूम, तो आप कहोगे आइस मेल्ट्स टू अकोमोडेट in a lower volume. आइस ने अपने आप को to be accommodated in a lesser volume. तो आइस इसलिए पिघल गई क्योंकि उसे कम वॉल्यूम में अकोमोडेट होना था और उसके लिए एक ही तरीका था कि वो मेल्ट कर जाए। तो वाई आइस मेल्ट्स ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर, यानी अगर आप बर्फ को प्रेस करते हो तो पिघल जाएगी। ठीक है, तो उसका रीजन है क्योंकि बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा है और वो कम वॉल्यूम में समा जाने के लिए, कम वॉल्यूम में आ जाने के लिए पिघल के पानी बन जाएगी। ठीक है, तो दिस इज योर सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। कोई रिएक्शन नहीं हो रहा लेकिन स्टिल इक्विलिब्रियम आ रहा है। कुछ इफेक्ट्स हैं, कुछ चीजें कांस्टेंट हो जा रही हैं और कुछ चीजें वहां पे वेरी कर रही हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज शुगर प्लस वाटर। शुगर प्लस वाटर क्या होगा? कोई रिएक्शन होता है? पानी में चीनी डाल दें तो क्या कोई रिएक्शन होगा? देयर इज नो रिएक्शन। बेटा पानी में जब चीनी डालते हैं, नोट करना था अभी, हिमांशु नोट कर लिया कि अभी करना था? कर लिया? ओके। नाउ वी हैव शुगर सॉल्यूशन। तो मैंने लिखा शुगर प्लस वाटर, तो अंडरस्टूड है वहां पे कुछ नहीं होगा, शुगर सॉल्यूशन ही बनेगा। देयर विल बी शुगर सॉल्यूशन। अगर हम इनफ शुगर डाल दें तो ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सकता था, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फिर से शुगर डाल दें तो क्या होगा? इट विल नॉट बी सॉल्युबल। ठीक है, शुगर विल सेटल डाउन। हमें ये पता है कि अगर हम सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन में चीनी डाल देते हैं तो कुछ नहीं होता, घुलती नहीं है, नीचे बैठ जाती है। ये मेरे पास एक सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन है। और हमने ऊपर से और C12 H22O11 यानी शुगर और ऐड कर दी, और इसमें जो कार्बन है C12 वो कार्बन है रेडियो एक्टिव। कार्बन C14 डाला हुआ है, दैट इज रेडियो एक्टिव। जब हमने शुगर ऐड करी तो शुगर के क्रिस्टल्स यहां नीचे बैठ गए। These are sugar star radioactive. अब हमारे पास क्या चीज ऑब्जर्वेबल थी? वो थी कंसंट्रेशन। टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है। यदि मिठास पानी में जो चीनी का स्वाद है, टेस्ट है, वो कांस्टेंट है क्योंकि चीनी और तो घुल ही नहीं रही। अब अगर जो रेडियोएक्टिव शुगर है वो रेड कलर के डॉट से रिप्रेजेंट हो रही है अगर, तो यहां से हमें ये कंफर्म हो सकता था कि देयर इज
इक्विलिब्रियम, डायनामिक नेचर, देयर इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमने सोचा था शायद रेड वाली शुगर अब पानी में घुल ही नहीं सकती क्योंकि वो घुल तो पाएगी नहीं, सैचुरेटेड था। लेकिन अभी भी रेड शुगर पानी में घुल रही थी और जो ब्लैक शुगर, जो नॉर्मल शुगर थी, दैट इज कमिंग डाउन टू सेटल एज क्रिस्टल। तो जैसे पानी में रेड शुगर के मॉलिक्यूल्स आना शुरू हुए, यानी रेडियो एक्टिव शुगर पानी में घुलना शुरू हुई, तो रेडियो एक्टिव शुगर तो डिटेक्ट की जा सकती है। कंफर्म हो गया कि प्रोसेस अभी चल रहा था, रुका नहीं था। बट वो तो घुल ही नहीं सकती, फिर वो कैसे? अभी भी इसका मतलब प्रोसेस क्या चल रहा है? रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। यानी प्रोसेस इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। जितने शुगर के मॉलिक्यूल अब घुलेंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स नीचे सेटल हो जाएंगे। नेट रिजल्टेंट हमें तो इक्विलिब्रियम ही दिखेगा। हमें ये लगेगा जैसे चीनी घुल नहीं रही है, बट यू कैन फाउंड रेड मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन। आपको थोड़ी देर बाद रेडियो एक्टिव शुगर जो है वो पानी में घुली हुई दिखेगी। बोलो, ये समझ आया पॉइंट क्या कह रहे हैं हम लोग? कि प्रोसेस रुका नहीं है, प्रोसेस अभी भी चल रहा है। अभी भी चीनी घुल रही है और चीनी क्रिस्टलाइज कर रही है, लेकिन रेट क्या हो चुका है? इक्वल। ठीक है, जब हम टेस्ट करते हैं तो हमारे लिए कार्बन 14 और कार्बन 12 का टेस्ट सेम है, तो हमें क्या फर्क पड़ा? लेकिन हम अगर रेडियो एक्टिवली चेक करते तो हमें दिखेगा रेडियो एक्टिवली कि देयर इज ट्रू चेंज। एक्चुअल में चेंज दिख रहा था, लेकिन चेंज इतना बराबर बराबर चल रहा था कि हमें नेट रिजल्टेंट 0 दिखा, कॉन्स्टेंसी दिख रही थी। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, कंफर्म हो गया? इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, प्रूव्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ radioactive sugar molecules in the solution. Radioactive sugar molecules in the solution. अब जब सेचुरेशन आ ही चुकी है तो हमें इक्विलिब्रियम ये समझ आ गया कि शुगर का घुलना एंडोथर्मिक होता है और उसका क्रिस्टलाइज करना एक्सोथर्मिक। पानी में जब चीनी डिसॉल्व करते हैं तो बताओ, गर्म करने पे ज्यादा घुलती है कि कम घुलती है? ज्यादा घुलती है। इसका मतलब एंडोथर्मिक था। तो ऑन हीटिंग शुगर क्रिस्टल्स, ऑन हीटिंग शुगर डिसॉल्व्स, गरम करने पर शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। इसीलिए ठंडे पानी में शुगर जल्दी घुलती है। हाँ जी, समझ आ गया सबको? अब बताओ, इस कंटेनर को कवर करने की जरूरत क्यों नहीं है? वाई नीड नॉट टू कवर दिस कंटेनर? बिकॉज गैसियस स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व। हाँ जी बेटा, फिजिकल इक्विलिब्रियम समझ आया? अब हमें इक्विलिब्रियम ट्रू सेंस में क्या समझ आया? अगर आपको सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन बनाना हो तो क्या हमें जग में बनाना चाहिए कि ग्लास में? किसमें मर्जी, शेप का तो मतलब ही नहीं है ना। कम पानी में सैचुरेटेड शुगर जल्दी बन जाएगा, जल्दी बन सकता था शुगर सॉल्यूशन। रीजन इज इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा क्योंकि थोड़ी सी चीनी घुली और वो सैचुरेट हो गया। ज्यादा पानी होता तो चीनी डालते जाते इक्विलिब्रियम थोड़ी देर बाद आता। सैचुरेटेड दोनों में बन सकता था, ये पक्का है। ठीक है, ये समझ आ रहा है? अगर आप एक बकेट को सैचुरेट करने की कोशिश करोगे तो 5-7 किलो चीनी डालोगे ना। अगर एक ग्लास पानी को सैचुरेट करना है तो 2-3 चम्मच, 4 चम्मच में सैचुरेट हो सकता है। इट मीन्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर अटेनिंग इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट।
आएगा इक्विलिब्रियम, दोनों में पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल इन बोथ द कंटेनर्स। इक्विलिब्रियम दोनों का सेम होगा और इक्विलिब्रियम स्टेज दोनों की सेम होगी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया तो दोनों का टेस्ट, दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों का इक्विलिब्रियम स्टेज या लेवल जो है वो सेम होगा। ठीक है, क्लियर हो क्या? नेक्स्ट हेडिंग इज केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ जी बेटा, नहीं दोनों पॉजिटिव लिखती है, नहीं बेटा, फॉरवर्ड इज पॉजिटिव, बैकवर्ड इज नेगेटिव। डेल्टा एच का साइन ठीक कर लो बेटा, फॉरवर्ड इज एंडोथर्मिक, बैकवर्ड इज एक्सोथर्मिक, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर पे, मतलब वाटर की क्वांटिटी पे भी तो डिपेंड करेगी। फिर अगर हम एक ग्लास में 4 चम्मच चीनी खोलेंगे, ठीक है, तो वो जल्दी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, अगर हम एक बाल्टी में 4 चम्मच खोलेंगे जो इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं ना, तो वाटर की क्वांटिटी पे भी तो डिपेंड करती है। इक्विलिब्रियम कहीं पे भी, हमारा क्वेश्चन ये है कि इक्विलिब्रियम कब आएगा? कभी भी आ सकता है। दोनों रिएक्टेंट रिक्वायर्ड क्वांटिटी में तो डालोगे ही डालोगे ना। मतलब वॉल्यूम वाटर का क्वांटिटी, अगर वॉल्यूम वाटर का बढ़ाओगे तो चीनी का अमाउंट भी बढ़ाओगे, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। यानी कि डेथ रेट इंक्रीज कर रहे हो तो बर्थ रेट भी तो बढ़ाओगे ना, तभी तो वो मैनेज कर पाएगा। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज द नेक्स्ट हेडिंग। अब हम जरा न्यूमेरिकल्स की तरफ चल रहे हैं। Rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. Rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. देखिए, when we say chemical equilibrium तो हम किसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। पहले हम इसको सिर्फ रिएक्शन ना लिख के प्रोसेस लिख रहे थे, अब हम रिएक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कंटेनर मस्ट बी क्लोज्ड इफ गैसेज आर इन्वॉल्व्ड। कंटेनर मस्ट बी क्लोज्ड इफ गैसेज आर इन्वॉल्व्ड। कंटेनर मस्ट बी क्लोज्ड if gases are involved in the reaction. Third point, temperature should be kept constant. Temperature should be constant to get the equilibrium stage. ठीक है, लिख लिया बेटे। कांस्टेंट का मतलब हाई नहीं होता। कैन यू अंडरस्टैंड द टर्म? टेम्परेचर मीन्स कांस्टेंट वैल्यू चाहिए हमें, चाहे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी। एनी टेम्परेचर कैन बी देयर. इट कैन बी कांस्टेंट टेम्परेचर, नॉट हाई और लो. ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर पे तो हार्डली मैटर्स. केल्विन, क्योंकि हम जनरली केल्विन स्केल की बात करते तो नेगेटिव तो नहीं ले सकते थे. डिग्री सेल्सियस लेते तो हम नेगेटिव भी ले सकते हैं. इक्विलिब्रियम कहीं पे भी आ सकता है, किसी भी टेम्परेचर पे आ सकता है, बट इट डिपेंड्स कि वो रिएक्शन क्या है, प्रोसेस क्या है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. Amount of reactant and product at equilibrium
becomes constant, not equal. Equilibrium is dynamic. Equilibrium is dynamic, can be attained from either sides. Equilibrium is dynamic and can be attained from either sides. Products towards reactants or reactants towards products. Product towards reactant or reactant towards product. Make clear? At equilibrium, observable changes. At equilibrium, observable changes like color, pH, conductance, color, pH, conductance, pressure, देखिए, concentration, etc. becomes constant. Observable properties or changes becomes constant. इसको ऐसे समझ के देख सकते हो कि मान लिया मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिया 1 मोलर. आई हैव स्टार्टेड विद 1 मोलर कंसंट्रेशन. थोड़ी देर बाद वो 0.1 मोलर रह गया, फिर 0.01 मोलर, और फिर दोबारा मैंने नोट किया तो इट्स अगेन 0.01, फिर नोट किया 0.01, अगेन नोटेड डाउन 0.01. इट मीन्स अब रिएक्टेंट 0.01 पे आके कांस्टेंट हो गया. ठीक है, रिएक्टेंट खत्म तो नहीं हुआ, रिएक्टेंट अभी पड़ा हुआ है, लेकिन अब वो 0.01 से हिल ही नहीं रहा. तो हम कहेंगे इसका मतलब प्रोसेस इक्विलिब्रियम अटेन कर गया है. ठीक है, रिएक्टेंट खत्म नहीं होते, रिएक्टेंट बचे ही रह जाते हैं, और जितने बचे हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं. तो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज. देखो जरा, अगर हम लिखते हैं PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 plus Cl2, all are gaseous. इसका मतलब हमें क्लोज्ड कंटेनर चाहिए होगा अगर हमें इसमें इक्विलिब्रियम चाहिए. ठीक है, मैंने आपसे कहा था इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से आ सकता है. अगर मैं सिर्फ रिएक्टेंट लूं तो भी थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा. अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स लूं तो भी थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा. इट मीन्स PCl5 टूट के क्या बनाएगा, PCl3 plus Cl2, और PCl3 रिएक्ट विद Cl2 बैक PCl5. ठीक है, समझ आ गया? फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगी और बैकवर्ड भी होगी. इक्विलिब्रियम भी क्या दोनों रिएक्शंस खत्म हो जाती हैं? तो आंसर इज नो. क्या दोनों रिएक्शन चलती रहती हैं? तो आंसर इज यस. क्या दोनों बराबर रेट पे चलती है? तो आंसर इज वेरी मच यस. बराबर हुई तब इक्विलिब्रियम आया. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब आपके पास कोई रिएक्शन होती है तो जरूरी नहीं कि बराबर एकदम से दोनों बराबर हो जाते हैं. एक्चुअल में क्या होता है, रिएक्शन में PCl5 टूट के PCl3 plus Cl2 दे रहा है और PCl3 plus Cl2 कंबाइन करके PCl5 भी दे रहा है. दोनों बराबर चल नहीं रहे थे. पहले हो सकता है 100 मॉलिक्यूल PCl5 के टूटे और 10 मॉलिक्यूल PCl3 और Cl2 के जुड़ के वापस चले जाए. तो हम कहेंगे बैकवर्ड कम जा रही है, फॉरवर्ड ज्यादा जा रही है. हमें नेट रिजल्टेंट क्या दिखेगा कि फॉरवर्ड जा रही है, क्योंकि बैकवर्ड कम जा रही थी और बैक फॉरवर्ड ज्यादा जा रही थी. फिर थोड़ी बाद 10 के बजाय 11 मॉलिक्यूल, ये तो 11 टूट गए, ये सॉरी 100 था पहले, ये 110 टूट गए और ये 20 जुड़ के वापस आना शुरू हो गए. फिर ये 112 हुए, ये 30 हो गए बैकवर्ड. ये 115 हुए और ये अब 80 हो गए हैं. धीरे धीरे ये अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है और ये उतनी स्पीड से आगे बढ़ नहीं पा रहा. तो बताओ, कभी ना कभी तो दोनों की स्पीड बराबर हुई जाएगी. और जिस टाइम पे दोनों की स्पीड बराबर हुई
उस टाइम पे हम कहेंगे वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, दोनों प्रोसेसेस चल रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। कोई फास्ट हो सकता है, कोई स्लो हो सकता है, लेकिन कभी ना कभी जब दोनों रिएक्शंस बराबर स्पीड पे चल पड़ती हैं तब हम कहते हैं अब क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। स्टेज समझ आ गई? अब आप बताओ कि इक्विलिब्रियम पे क्या सिर्फ PCl5 ले, ओनली PCl5, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा थोड़ी देर बाद, यस और नो? ओनली PCl5, तो क्या होगा? तो हम कहेंगे ये वाला चेंज, आप इसको 1 लिख लो, तो हम कहेंगे 1 पॉसिबल, क्योंकि पहले ये टूटेगा, जब ये बन गए दोनों तो ये दोनों वापस चल पड़ेंगे। अब बताओ PCl3, ओनली PCl3 ले, तो कुछ होगा? नथिंग। PCl3 कंबाइन किससे करे कि बैकवर्ड जाएगा? क्लोरीन तो डाला ही नहीं, तो अकेला PCl3 कुछ नहीं कर सकता। ओनली क्लोरीन कुछ नहीं कर सकता। अगर हम PCl3 प्लस क्लोरीन डाल दें तो 1 इज पॉसिबल, थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हाँ जी, वो जो PCl3 है आयंस नहीं होते बेटा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। कोवेलेंट है, आयन नॉन मेटल्स का कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। PCl5 और PCl3 दोनों डाल दें तो 1 इज अगेन पॉसिबल। PCl5 तो है ही है ना, वो क्लोरीन बना देगा अपने आप, और जब क्लोरीन बनेगा तो बैकवर्ड चल पड़ेंगे। अब बताओ अगर मैं बोलूं कि PCl5 भी डाल दिया है मैंने और क्लोरीन भी डाल दिया, तो अगेन 1 इज पॉसिबल। ये इक्विलिब्रियम लाने के लिए सारे रिएक्टेंट डाल दो या फिर सारे प्रोडक्ट डाल दो तो इक्विलिब्रियम आ ही जाएगा। सारे रिएक्टेंट में 1-2 प्रोडक्ट भी डाल दो, आपकी श्रद्धा है, कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जरूरत अच्छा किया डाल दिया, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सारे प्रोडक्ट्स में 1-आधा रिएक्टेंट भी आपने खुशी से डाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल दिया तो डाल दिया, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, अकेला प्रोडक्ट डाल दोगे, सिंगल प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। 2 प्रोडक्ट चाहिए, दोनों डालोगे तभी इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेरिकल में ये समझ आ रहा है कि कब इक्विलिब्रियम आ सकता है और कब नहीं आ सकता। ठीक है, आप बताओ अगर सेकेंड एग्जांपल लें, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2 अमोनिया, ओनली अमोनिया, इक्विलिब्रियम पॉसिबल और नॉट? यस और नो? जोर से बोलो बेटा। यस, सिर्फ एक हिमांशु की यस सुनाई दी मुझे, क्योंकि यस बोला सबसे पहले। हाँ, आकांक्षा ने भी बोला, निष्कृति ने भी बोल दिया। चलो थोड़ा सा लाउड बोला करो, अगर टीचर भी ऐसे मुंह में पढ़ाना शुरू कर दे तो क्या आएगा? हाँ बेटा, ओनली अमोनिया से पॉसिबल था। आप बताओ नाइट्रोजन एंड अमोनिया मिक्स करें तो क्या होगा? पॉसिबल होगा, करेक्ट। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन डाल दें तब? नाइट्रोजन ओनली डाल ले तो? नॉट पॉसिबल। अब मुझे बताओ क्या ये जरूरी है कि मैं नाइट्रोजन और 3H2 लिखूं तो इक्विलिब्रियम आएगा? नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। लेट आएगा। रीजन इज, मैंने कहा था अमाउंट से क्या मतलब, हमें तो नाइट्रोजन 1 भी मिल जाए बहुत है, हम तो रिएक्शन स्टार्ट कर ही लेंगे। और ये वैसे भी 1 मोल है और ये 1 मोल है, एक मॉलिक्यूल को 3 मॉलिक्यूल चाहिए। मेरे पास तो एवोगैड्रो है, तो 1 को 3 तो मिल ही जाएंगे ना बेटा जी। ठीक है, नहीं बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। जब आप कुछ डालते हो, बता रही 1 कप चाय में कितनी चीनी डलती है? 1 चम्मच। 1 चम्मच? चलो 1 चम्मच स्टैंडर्ड मान लेते हैं। 1 चम्मच से है कि 1 चम्मच से ज्यादा नहीं पीते, ज्यादा चीनी से डायबिटीज हो जाती है। 1 चम्मच चीनी डलती है। अगर घर में चीनी आधा चम्मच, तो चाय नहीं बनेगी? बन जाएगी, लेकिन मीठा कम होगा। चाय बन जाएगी लेकिन मीठा कम होगा, प्रोसेस तो होगा ना। तो अमाउंट की कोई वो 100% कंडीशन नहीं है, होना चाहिए। ठीक है, मान लो आपके घर में दूध सिर्फ आधा ग्लास है,
चाय नहीं बनेगी कि बन जाएगी? तब तक नहीं बनेगी जब तक आप मुझे बताओगे नहीं कि पानी भी है, चाय पत्ती भी है और चीनी भी है, तब जाके चाय बनेगी। सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे तो प्रोसेस होएगा ना। सिर्फ दूध से चाय कैसे बना लोगे? कॉफी डाल के दूध से कॉफी डाल के चाय तो ना बनती है, वो कॉफी बनती है बेटा। चलो ओके, समझ आ रहा है कि इंग्रेडिएंट्स के बिना प्रोसेस नहीं बढ़ सकता, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। लेकिन आप इंग्रेडिएंट में कोई एक्स्ट्रा रख लो, जैसे मान लो आपके पास 1 कप चाय के लिए एक थोड़ा सा दूध चाहिए, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी चाय पत्ती, लेकिन मेरे पास 10 किलो चीनी है, तो डज नॉट मीन कि चाय नहीं बनेगी। चीनी फालतू है ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? चाय तो बनेगी, अब बची रह जाएगी। ठीक है, जब हम ये नाइट्रोजन फालतू में डाले जा रहे थे, मुझे जरूरत नहीं थी इसकी नाइट्रोजन की, अमोनिया से इक्विलिब्रियम आ रहा था, तो नाइट्रोजन आ भी गया तो कोई बात नहीं, प्रोसेस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड। ये नाइट्रोजन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम विल बी देयर। बताओ जी, जो फैक्ट्री में लोग मिक्सचर बनाते हैं, क्या वो बहुत एजुकेटेड होते हैं, हाईली क्वालिफाइड, डबल MSc, PhD, B.Ed, M.Ed? नथिंग। जो मिक्स करता है वो तो क्वालिफाइड नहीं होता, वो तो मजदूर टाइप का बंदा होगा ना, जो उठाएगा, सिलेंडर डाल दिया, दूसरा डाल दिया, तीसरा डाल दिया, हिला दिया, टेम्परेचर ऑन कर दिया और चलो जी भाग गया। ठीक है, तो रिएक्शन तब भी हो रही है। रीजन इज रिएक्शंस को होने के लिए एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं चाहिए, वो तो हम उसे बैलेंस करते हैं समझने के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, वो चाहे तो 1 नाइट्रोजन डाले 3 हाइड्रोजन डाल दे, वो चाहे तो 3 नाइट्रोजन डाल के 1 हाइड्रोजन डाल दे, कोई बात नहीं। 3 मोल्स डालेगा, 1 मोल डालेगा, 1 नाइट्रोजन उठ के 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेगी, जो बाकी के नाइट्रोजन फालतू में पड़ी रहेंगी, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं रिएक्ट करेंगी, पड़ी तो रहेंगी वहां पर। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इक्विलिब्रियम वो चैप्टर है जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि रिएक्शन की बैलेंसिंग एक अलग कंसेप्ट है और प्रोसेस का होना एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इस कंट्री में 100 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है अगर, तो 20 करोड़ बच्चे जो है इस टाइम पे क्वालिफिकेशन एजुकेशन चाहते हैं। टीचर्स आर नॉट सफिशिएंट, कम है टीचर्स, अवेलेबल टीचर कम है, तो क्या एजुकेशन नहीं चल रहा? प्रोसेस चल रहा है, कुछ डिप्राइव रह जाते होंगे और कुछ को एजुकेशन मिल जाती होगी, लेकिन प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो प्रोसेस के होने के लिए अमाउंट का कोई मतलब नहीं होता, फिक्स्ड अमाउंट नहीं चाहिए होता, अमाउंट कम ज्यादा हो तो भी प्रोसेस चलते हैं। ओके बेटा, अब आपके पास ये समझ आ गया हमें कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। ओनली रिएक्टेंट्स हो तो भी काम चलेगा, ओनली प्रोडक्ट्स हो तो भी काम चलेगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब जरा प्रूव करते हैं, लेट्स एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन करते हैं कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, ईदर साइड। हाँ जी बेटा, N2 वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम तो आएगा नहीं, डिफ्यूजन हो जाएगा और फिजिकली हम कहेंगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आप मान लो दोनों गैसेस को रूम के एक कॉर्नर में मिक्स कर रहे हो, थोड़ी देर पूरे रूम में वो बराबर बराबर फैल जाएंगी, तो केमिकल रिएक्शन तो हुआ ही नहीं ना, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम तो डिस्कस ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि N2 प्लस H2 में और N2 प्लस 3H2 में सबसे जल्दी इक्विलिब्रियम किसमें आएगा, तो 3H2 वाले में आएगा। उसका कोई रूल ही नहीं है, दोनों में बराबर टाइम में इक्विलिब्रियम आ सकता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? पता नहीं, ऐसे लग सकता कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा इक्विलिब्रियम कितने टाइम में आएगा। नहीं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो भी एक में आपने नाइट्रोजन कम डाला है, हाइड्रोजन डाला है, एक में नाइट्रोजन सेम है, एक में 3 हाइड्रोजन है, एक में 1 हाइड्रोजन। जिसमें कम हाइड्रोजन डाला उसमें जल्दी से रिएक्शन खत्म हो जाएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अच्छा, जिसमें कम है उसमें नहीं आएगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है, आप मुझे बताओ, अगर हम एक ट्यूब